हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जियो प्लेनेट कॉर्नर पर स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की भूगोल की सीरीज चल रही थी और उसमें हम मानव बस्ती या मानव अधिवास की चर्चा कर रहे थे और लास्ट हमने नगरों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें हमने आपको बताया था कि जनसंख्या के आधार पर और व्यावसायिक संरचना के आधार पर नगरों का प्रारूप बनता है और उसके बाद हमने उसमें नगर, महानगर, सन्य नगर, वृत्त नगर और मिलियन सिटी को पढ़ा था और चर्चा की थी कि किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इस लेक्चर में हम नगरीय अधिवासियों की समस्याओं की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं से किस प्रकार से इंटरलिंक होती है। वहाँ जो समस्याएं थी, वहाँ जो हमने चर्चा की थी, तो उसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि वहाँ हमने किस पॉइंट पे चर्चा की थी। तो आपको याद होगा, वहाँ हमारी चर्चा हुई थी कि गांवों में परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते। गांवों में परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं होते, आवागमन के जो साधन होते हैं वो पर्याप्त नहीं मिलते। उसके अलावा स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं नहीं होती, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती और विद्युत आपूर्ति, रोजगार के साधन, ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है। उच्च तकनीकी शिक्षा भी नहीं मिल पाती। अब हम ये देखेंगे कि नगरों में किस प्रकार से जो समस्याएं होती हैं वह नगरों में व्याप्त होती है और उसको इंटरलिंक करके पढ़ेंगे हम किससे, ग्रामीण अधिवासियों की समस्याओं से। तो आपको काफ़ी हद तक वहाँ समझ में आ जाएगा। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्याएं और नगरीय क्षेत्र की समस्याएं किस प्रकार से क्वेश्चंस यदि आता है तो आप उसको वहाँ लिख पाओगे। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। आइए शुरुआत करते हैं नगरीय अधिवासियों की समस्याएं से। देखिए, नंबर 1 पॉइंट की हम चर्चा करें तो नंबर 1 पॉइंट है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व एवं नगरों का बढ़ता आकार। अब देखिए दोस्तों, आपने ग्रामीण नगरीय अधिवास जो थे वहाँ की जो समस्याएं पड़ी थी तो वहाँ आपने पढ़ा था कि वह आवागमन के साधन नहीं होते, ठीक है, पेयजल की सुविधा नहीं होती, अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़, शिक्षा के केंद्र नहीं होते। तो होता क्या है, वहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कहाँ की ओर माइग्रेट करती है, वो शहरों की ओर माइग्रेट करती है। यानी उनका प्रवास जो है वो प्रवास कहाँ होता है, शहरों की ओर। कहाँ चले जाते हैं वे, शहरों की ओर माइग्रेट हो जाते हैं। यह आपने पढ़ा था। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब वो माइग्रेट होते हैं तो अपने साथ स्वयं तो आते ही हैं, साथ में वह अपने दूसरे लोगों को भी साथ में शहर में लेकर आ जाते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए आ रहे हों या रोजगार के लिए आते हों या अन्य मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह देखकर वे शहरों की ओर जब पलायन करते हैं तो वह स्वयं तो आते ही हैं लेकिन साथ में अन्य जो लोग होते हैं उनको भी गाँव से, ग्रामीण क्षेत्रों से और शहरी क्षेत्रों की ओर लाते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि प्रवास जब होता है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में तो वहाँ फिर अत्यधिक जनसंख्या घनत्व शहरों में बढ़ता जाता है और नगरों का आकार भी बढ़ता है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती है तो नगरों का आकार बढ़ना निश्चित है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ही गांव का क्षेत्र है, ग्रामीण बस्ती है, यहाँ पहले 5, 7, 10, 15, 20, 50 लोग रहते होंगे। इन लोगों ने क्या किया, माइग्रेट करना शुरू किया और ये माइग्रेट करके किसी बड़े शहर में आ गए। यहाँ जो जनसंख्या पहले थी, मान लीजिए यहाँ पर पहले 50 घर हुआ करते थे या 100 घर हुआ करते थे, अब ये लोग यहाँ से निकलकर
और यहाँ की ओर आ गए, ये लोग यहाँ से निकल कर यहाँ की ओर आ गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर इनकी संख्या अधिक हो गई, क्योंकि लोग निकल कर आए तो यहाँ से यहाँ इनकी संख्या अधिक हो गई। और जब यहाँ इनकी संख्या अधिक हो जाएगी तो होगा क्या, फिर यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। आइए पढ़ते हैं इसको कि क्या पॉइंट कहना चाह रहा है। कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण, शिक्षा का विकास हमें देखने को मिलता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से युवा शक्ति रोजगार की तलाश, नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगती है। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी कि कृषि क्षेत्रों में मशीनीकरण होने से, ठीक है, उसके अलावा शिक्षा का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार की कमी होने से, जब रोजगार की कमी होगी तो रोजगार की कमी होने से क्या करेंगे, वो युवा शहरों की ओर अग्रसर होंगे। तो रोजगार की तलाश, नौकरियों के लिए नगरों में बसने लगते हैं। फलस्वरूप नगरों का आकार जनसंख्या घनत्व तीव्र गति से बढ़ता रहता है। ठीक है, तो नगरों का आकार कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए कोई नगर यहाँ विकसित है, कोई नगरीय क्षेत्र यहाँ विकसित है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो ये जनसंख्या बाहर की ओर भी विकसित होगी, और बाहर की ओर विकसित होगी, तो इस तरह से नगर का आकार बढ़ता चला जाता है, नगरों का आकार भी बढ़ता है। नेक्स्ट, जैसे जैसे घनत्व तीव्र गति से बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि नगरीय भूमि की अधिक कीमतें बढ़ने से लोगों को छोटे छोटे आवास में रहना पड़ रहा है। अब नगरीय भूमि की जो कीमतें हैं, जो इनकी दर है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग निकलकर शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, और जब शहरी क्षेत्रों की ओर आएंगे तो वहाँ जो आकार होगा या वहाँ का जो स्थान होगा वो अपेक्षाकृत कम होता जाएगा, और जब कम होता जाएगा तो जो भूमि की कीमतें वो कैसी हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण लोगों को छोटे छोटे आवास में रहना पड़ता है। जैसे हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, हम अभ्यर्थी का जीवन हम जी रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जब हमें जयपुर या दिल्ली या बड़े मेट्रो सिटी में जाकर हम पढ़ाई करते हैं गाँवों से निकलकर, तो वहाँ हम रेंट पे मकान लेते हैं, एक छोटा कमरा मिलता है, वहीं उस मकान का जो किराया वो लगभग 5,000 या 10,000 या 15,000 होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उस छोटे से कमरे के अंदर, मकान नहीं कमरे के अंदर, ठीक है, मकान तो बहुत दूर की बात है, एक छोटे से कमरे के अंदर हम 1 या 2 विद्यार्थी संयुक्त रहते हैं, ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके उस रेंट को और हम अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। जैसे जैसे जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या का दबाव बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, नगरों विशेष में जो बड़े बड़े नगर हैं, चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो, ऐसे बड़े बड़े नगरों में फिर मकान तो छोड़िए, रूम मिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ भूमि की जो कीमतें वो बढ़ती है और आवास छोटे हो जाते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है, यातायात भार भी बढ़ने से सुबह व सायकल आवागमन बाधित होता है। तो यातायात भार भी बढ़ेगा क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी, तो हर व्यक्ति को व्हीकल चाहिए, हर व्यक्ति को ऑफिस जाना है, हर व्यक्ति को कॉलेज जाना है, हर व्यक्ति को ऑफिस जाना है, तो क्या होता है, फिर यातायात भार बढ़ता है। और जब यातायात भार बढ़ता है तो फिर क्या होता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। और अपेक्षाकृत कब देखने को मिलता है, सुबह या शाम को, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है और वापस पुनः लौट कर भी आना है। तो सुबह और सायंकाल के अंदर ट्रैफिक यानी यातायात का इतना भार अधिक हो जाता है कि जो मुख्य शहरों की जो सड़कें हैं वहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है और लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो जाती है। तो देखिए हमने क्या देखा कि जनसंख्या घनत्व एकदम से बढ़ता जा रहा है, तो नगरों का आकार भी बढ़ता जा रहा है, तो फिर अनेक समस्याएं भी नगरों में उत्पन्न हो रही हैं। शहरी क्षेत्रों में वो जो समस्या जब उत्पन्न हुई तो उसका मूल कारण क्या बना कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर, ग्रामीण अधिवासों से लोग निकलकर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में, नौकरियों की तलाश में नगरों में बसने लगते हैं, शिक्षा के लिए नगरों में बसने लगते हैं, ठीक है, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगरों में बसने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में फिर जो नगरीय अधिवास है वहाँ दबाव बढ़ता है, यातायात का दबाव बढ़ता है, और फिर ऐसी स्थिति में फिर उन्हें बाधित
होना पड़ता है एवं दुर्घटनाओं का अनुपात बढ़ रहा है। अकेले भारत में ही 1981 में 9 महानगर थे जिनकी संख्या वर्तमान में 53 हो गई है। तो 1981 की बात कर रहे हैं कि 1981 में कुल भारत में महानगरों की संख्या कितनी थी? 9 थी। कितनी थी? 9 थी। लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो 53 हो गई है। 2005 में विश्व में 438 महानगरों के स्थान पर वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 600 यानी 600 से भी अधिक हुई है। और ये जो महानगरों के बढ़ने की संख्या है, इनका सिलसिला यही नहीं रुकेगा, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएंगे। कारण क्या है कि जनसंख्या बहुत अत्यधिक तीव्र गति से, अत्यधिक नहीं तीव्र गति से रैपिडली यानी स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ती जा रही है, जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हमें विकट समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो नंबर 1 हो गया कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। अब हम सेकंड पॉइंट की चर्चा करते हैं। गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होना भी स्वाभाविक है। जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ लोगों के रहने का जो स्थान होता है, स्पेस होता है, वो कम हो जाता है और व्यक्ति को जहाँ स्थान मिलता है, जिस भी प्रकार का स्थान मिलता है, वो वहीं पर रहना प्रारंभ कर देता है। और जब वो रहना प्रारंभ करता है तो अपने जो दैनिक प्रक्रियाएँ हैं उसकी, ठीक है, उनको भी संपादित करता है, उन्हें भी पूर्ण करता है। तो ऐसी स्थिति में फिर जो गंदी बस्तियां होती हैं, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ता जाता है और जो वेस्टेज जो एरिया होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता, सीवरेज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, गंदी बस्तियां धीरे धीरे पनपना शुरू कर देती है। यदि आप इन्हें देखें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसी जो बस्तियां हैं, जब आप ट्रेन के पटरी के किनारे किनारे देखेंगे तो आपको इस प्रकार की बस्तियां नज़र आना शुरू हो जाएगी, झुग्गी झोपड़ी आपको देखने को मिलेगी। ऐसी स्थिति जब होती है तो फिर हमें बहुत रेयर चांस ऐसा होता है जब व्यक्ति किसी के संपर्क में नहीं आता, क्योंकि जब इस प्रकार की क्रिया होती है तो फिर वो अन्य बीमारी के संपर्क में भी आता है और एकाएक उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। देखिए, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। नगरों में जनसंख्या तथा घनत्व में वृद्धि से आवासीय भवनों की कमी से गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा है। औद्योगिक और व्यापारिक महानगरों में तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि औद्योगिक और व्यापारिक नगर जो होते हैं, बड़े बड़े नगर होते हैं, औद्योगिक और व्यापारिक नगर, तो एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रहता है। छोटे सा कमरा, मैं मकान की बात नहीं कर रहा, छोटे से कमरे में पूरा परिवार वहाँ रहता है। रहने में 2, 3, 4, 5 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी लोग या तो उद्योग या व्यापार के पर्पज़ से उस बड़े महानगर में रहते हैं। अभी आपने देखा था कि कोविड-19 के इस दौर में बहुत सारे प्रवासी जो हमारे भारतीय लोग हैं, प्रवासी राज्य के जो लोग हैं, वो अन्यत्र राज्यों से अपने राज्य की ओर जब चल रहे थे, आ रहे थे, तो ट्रेनें, बसें और पैदल सभी तरह के यात्री, तो कितना बड़ा दबाव था, ठीक है, हम देख रहे थे। चाहे वो महाराष्ट्र राज्य हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वे बिहार हो, चाहे वह एमपी हो, हर राज्य में ऑलमोस्ट प्रवासी बसे हुए होते हैं। तो ये प्रवासी क्यों जाते हैं, जाने का कारण क्या होता है? तो औद्योगिक क्रियाकलापों में, व्यापारिक, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार प्राप्त करने के क्षेत्र में वो लोग अपने राज्यों को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं और वहाँ धीरे धीरे बसना शुरू करते हैं। लेकिन जब जैसे ये जो अभी महामारी आई कोविड-19 के इस दौर में, जहाँ सब कुछ रुक सा गया था, सारी अर्थव्यवस्था रुक सी गई थी, तो ऐसे स्थान पर इन लोगों को पुनः अपने गृह जिले में आना पड़ा, अपने घर को लौटना पड़ा। हम फिर देख रहे थे किस प्रकार से ट्रेनों में, बसों में, पैदल, जो भी इनको माध्यम मिल रहा था उसमें ये सफ़र कर रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। महानगरों के धीरे धीरे गंदी बस्तियों का आकार बढ़ता जा रहा है। ये बस्तियां प्रकाश, वायु एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं से वंचित है। मुंबई में लगभग 10% लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं और 60% लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि लगभग 10% लोग ऐसे हैं जो कि गंदी बस्तियों में निवास कर रहे हैं और लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर रात गुजारते हैं। आप देखें, रेलवे स्टेशंस देखें, बस स्टैंड देखें, या जो ऐसा सामाजिक क्षेत्र है जहाँ पर
लोगों की आवाजाही रहती रहे, वहाँ लगभग जो फुटकर लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं या इधर उधर घूमते हैं, वह लोग सड़कों पे ही रात गुजारते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से मुंबई, ये न केवल मुंबई की हम बात करें, दिल्ली की बात करें, चेन्नई, कलकत्ता, जितने बड़े बड़े शहर हैं उनमें इस तरह की हमें एक्टिविटी देखने को मिलती है। उसका कारण क्या होता है कि जनसंख्या का दबाव है। जनसंख्या का दबाव होगा तो उन्हें प्रॉपर जो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, शिक्षा नहीं मिल पाती, ठीक है। जब शिक्षा नहीं मिलेगी, उनका स्टैंडर्ड नहीं बढ़ेगा, तो उनका अन्य जैसे नौकरी है, रोजगार है, वो नहीं मिल पाएगा। ये नहीं होगा तो यातायात की सुविधा नहीं होगी। जब यातायात की सुविधा नहीं हो रही, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वे अपने लिए आवास भी नहीं खरीद पा रहे। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, हमें कुछ ऐसा एक्टिविटी करनी पड़ेगी जिसके माध्यम से इन्हें हम बैलेंस कर सकें और इन्हें भी उस तरह की चीज़ों प्रोवाइड कर सकें जो एक आम व्यक्ति उसको कर रहा है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़े स्तर पे पॉलिसीज़ वगैरह बनानी पड़ेगी और उन पॉलिसीज़ को हमें पालना करानी पड़ेगी। जो पॉलिसीज़ बनती है, बिगड़ती है, लेकिन उसकी पालना नहीं होती। उसका कारण यही होता है कि हम उसको सीरियसली नहीं लेते। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान अत्यंत आवश्यक रखना है। तो नंबर 1 क्या था? तो नंबर 1 आपने पढ़ा कि अत्यधिक जनसंख्या घनत्व और नगरों का बढ़ता आकार। दूसरा आपने पढ़ा गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव। तीसरे की हम चर्चा करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। तो ये होना तो लाजमी है, क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार की एक्टिविटी मिलेगी, जहाँ जनसंख्या बढ़ेगी, तो वो यातायात का जो साधन है वो यूज़ में लेंगे, यातायात का साधन यूज़ में ले रहे हैं। जनसंख्या बढ़ती है तो उसे भोजन चाहिए, भोजन पकाने के लिए उसे लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये एक्टिविटी भी होगी। यातायात के कारण वह एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा तो उसे फ्यूल भी कंजप्ट करना पड़ेगा, तो वहाँ फ्यूल यानी ईंधन की मात्रा भी उसको बढ़ानी होगी। तो इन सब चीज़ को देखते हुए जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण का लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे बड़े बड़े महानगर हैं, यहाँ 24 घंटे गाड़ियाँ, परिवहन जो है वो 24 घंटे सड़क पर दौड़ता रहता है। तो ऐसी स्थिति में फिर प्रदूषण होना एक आम बात है। देखिए, नगरीकरण के कारण नगरों में अनेक प्रकार की पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं बढ़ रही है। उद्योगों की चिमनियों से निकलता काला जहरीला धुआं और बाधित परिवहन के कारण वाहनों से निकलता धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, क्योंकि जनसंख्या इतनी अधिक है कि उस जनसंख्या को रोजगार भी देना है और उस जनसंख्या के भोग को शांत भी करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? उद्योगों में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री हो, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, तो इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ में जब लोग कार्य करते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ रनिंग पे होती है और 24 घंटे काम करते हैं इसमें लोग, तो फिर क्या होता है, इन चिमनियों से निकलने वाला जो जहरीला धुआं होता है वो कहीं ना कहीं प्रदूषण में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है और वो पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करता जाता है। परिवहन के साधनों से, वाहनों से निकलता धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है, जो मानव और पशुओं के साथ वनस्पति पर भी अपना प्रभाव डालता है। तो ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण बात हो गई। अब प्रदूषित हवा से मनुष्य के लिए क्या होगा? तो मनुष्य के लिए हृदय, श्वसन, नाड़ी तंत्र, मानसिक स्वास्थ्य और त्वचा संबंधित रोगों से अधिक वृद्धि हुई है। अब देखिए, यदि हम एक सिंपल सी बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि CFC जो आपने एक नाम पढ़ा हो, ग्रीन हाउस गैस। अब जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस की चर्चा करते हैं, तो इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ठीक है, इस प्रकार की जो कि जहरीले गैसें हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, या हम जब चर्चा करते हैं ओजोन लेयर की हम चर्चा करते हैं, विशेषकर ओजोन लेयर की चर्चा करते हैं, ओजोन परत की हम चर्चा करते हैं, तो उसमें जो ये गैसेस हैं विशेषकर CFC और मीथेन, ये ग्रीन जो ओजोन परत को विनाश कर रही है, समाप्त करती जा रही है। ग्रीन हाउस की हम जब बात करते हैं तो ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की हम चर्चा करते हैं कि विशेषकर ग्रीन हाउस में CO2 की जब चर्चा होती है तो ये CO2 क्या करती है, CO2 का लेवल धीरे धीरे, इसका जो प्रतिशत वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बढ़ने का इसका कारण क्या है कि मनुष्य
आवास बनाने के लिए जो धरातल पर वनस्पति है उसको समाप्त करता जा रहा है, क्योंकि जब वनस्पति नहीं रहेगी तो CO2 को ग्रहण कौन करेगा, क्योंकि CO2 को ग्रहण करने वाले तो वनस्पति है, ठीक है, पेड़ पौधे हैं। यदि वह समाप्त हो जाएंगे तो फिर CO2 का जो प्रतिशत की जो मात्रा वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा। वहीं CFC, मीथेन, रेफ्रिजरेटर वगैरह इनसे गैस जो निकलती है उस समय जो ओजोन परत है उसका भी विनाश होता जा रहा है। तो ये चीज़ जब तक नहीं रुकती है, जब तक ये समाप्त नहीं होती है या इनकी जगह किसी अन्य चीज़ों का हम सप्लीमेंट नहीं लेते, तब तक ये चीज़ें बढ़ती जाएगी और ऐसी स्थिति में फिर हमारा जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जाएगा और फिर वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता जाएगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वायु से संबंधित, हृदय संबंधित, श्वसन, नाड़ी, मानसिक या फिर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और उसका एक सिंपल सा उदाहरण आपके सामने ये भी प्रस्तुत हुआ कि कोविड-19 के समय में ये भी एक प्रकार का महामारी है, एक प्रकार का रोग है जो पूरी दुनिया में व्याप्त हो रखा है। नेक्स्ट, टोक्यो में तो वायु प्रदूषण इतना हो गया है कि व्यक्ति को बीच बीच में कृत्रिम ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। देखिएगा, भारत में दिल्ली, मुंबई तथा कोलकाता में कुछ वर्षों में ही वायु प्रदूषण दुगना हो गया। तो ये एक विकट समस्या है और ये हमारे सामने क्वेश्चन मार्क बना देता है कि हमें किस प्रकार से आगे कार्य करना है और किस प्रकार से हम अपने स्वास्थ्य की देखरेख कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात चर्चा है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों से आती है, उन्हें से उच्च मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। अब पहले जनसंख्या कम थी, जनसंख्या कम होगी तो होगा क्या, मांग भी कम होगी, मांग कम होगी तो होगा क्या, कीमतें भी ऑटोमेटिक उस लेवल तक होगी कि हर व्यक्ति को वो मिल जाए। लेकिन अब जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जनसंख्या राइज कर रही है, बढ़ रही है, जनसंख्या प्लस होती जा रही है। ऐसी स्थिति में जो दूध है, घी है, फल है, सब्जियां हैं, ये इनका उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये यूँ कहें, उत्पादन है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या की मांग अधिक हो रही है। जब जनसंख्या का मांग अधिक होगी तो ये जो संबंधित चीज़ें हैं, दूध है, घी है, फल है, सब्जियां हैं, ये इनकी मांग बढ़ जाएगी और जब इनकी मांग बढ़ जाएगी तो इनका जो मूल्य है वो मूल्य क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो चीज़ कम है, मांग लेने वाले जो उनकी संख्या अधिक है, तो लेने वालों की संख्या अधिक है, जो वस्तु है उस वस्तु की एक क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 किलो कोई सब्जी है या 10 एप्पल है और खाने वाले 50 लोग हैं। अब 10 एप्पल को 50 लोगों में किस तरह से बांटना है, या तो पर्टिकुलर एक एक को दिया जाए तो 10 व्यक्ति को ही 10 एप्पल मिलेंगे, और उसको किस तरह से दिया जाए, या उसका फिर मूल्य फिर जो मेन है कि मूल्य भी उसका बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो उपभोक्ता वस्तु है उसका उच्च मूल्य बढ़ता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण क्या हो रहा है कि दूर के क्षेत्रों से जब ये परिवहन करके वस्तुएं आती हैं तो परिवहन का व्यय भी लगता है, दलाली भी लगती है, और जिसका जो मुनाफा होता है वो भी। तो इस कारण से ये जो वस्तुएं होती हैं वो धीरे धीरे महंगी होती जा रही है, जो कि एक समस्या है, एक आम आदमी के लिए ये है समस्या है। इसको किस तरह सॉल्व किया जाए, इस पर चर्चा चलती रहती है। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सबसे खतरनाक इम्पैक्ट पड़ता है। खाद्य पदार्थ में मिलावट होती है क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती है तो फिर वस्तु की मांग बढ़ती है। जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। तो क्वांटिटी को कैसे बढ़ाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर। जैसे आपने देखा होगा जो लाल मिर्च होती है, ठीक है, जो लाल मिर्च का पाउडर होता है उसमें जो ईंट होती है, लाल कलर की ईंट देखते हैं मकान में यूज़ में आती है, उसको पीस कर उसमें मिला दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें इस तरह की हो रही है। या आपने काली मिर्च का नाम सुना होगा, तो पपीते की जो पपीते का वेस्ट या पपीते का जो दाने होते हैं उसको सुखाकर उसमें मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार के मिलावटी चीज़ें चलती हैं। ठीक है, आपने अक्सर पढ़ा होगा जो पनीर होता है, या जो आपने पढ़ा होगा जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें मिलावट होती है। ठीक है, मावा जो होता है मावे में मिलावट होती है। तो इस तरह की जो मिलावटी जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थों में जो मिलावटी होती हैं,
तो उनको रोकना भी ज़रूरी है। लेकिन ये इसलिए बढ़ती है क्योंकि जनसंख्या का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो नगरों में व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं। मिलावटी भोजन सामग्री नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। नॉर्मली बात है कि एक तो स्वच्छ चीज़ हम खाएं और उसके अलावा उसमें मिली हुई चीज़ खाएं जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो वो नॉर्मली है कि वो नागरिक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती ही होगी। जिसे आपने सुना होगा कि या आपने देखा भी होगा, एक आम जो किसान होता है वो किसान अपने खेतों में जो फसल को उत्पन्न करता है वो लगभग 3 से 4 महीने में फसल को उत्पन्न करता है, एक नेचुरली तरीके से जो फसल उत्पन्न हो रही है, उत्पादित हो रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो समय पूर्व ही वो चीज़ें डेवलप कर देता है और मार्केट में लेके आ जाता है। तो उसका कारण क्या होता है, रासायनिक जो बीज है, रासायनिक जो पदार्थ हैं या कोई इंजेक्शंस वगैरह इस तरह का वो चीज़ों को अप्लाई करता है और अप्लाई करने से वो वस्तु जो 3 से 4 महीने में आनी चाहिए मार्केट में, वो 1.5 से 2 महीने में मार्केट में आ जाती है। ये हमें देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जल की समस्या है। अब आप सबको पता है जल की समस्या बहुत अधिक है। तो जल की समस्या से निजात पाने के लिए फिर किसान क्या करता है, जो गंदा पानी होता है उसको खेतों में डाल देता है और उससे फसल उगाने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। तो हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डिजीज़ भी बढ़ती जा रही है और डिजीज़ बढ़ने का कारण भी यही है। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, यदि आप उसको लिंक करके समझ में आए तो आप उसको अच्छे समझ सकते हैं। जैसे अभी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है सी फूड का, ठीक है, सी फूड का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सी फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी तटवर्ती देश हैं, तटवर्ती राज्य हैं भारत के, वो सी फूड पर ज़्यादा डिपेंड होने लग गए। कारण क्या है कि जो वहाँ पर लैंड फूड है वो लैंड फूड धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ठीक है। ये धीरे धीरे क्या है, एक समय ऐसा आता जा रहा है जब ये चीज़ें धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है या इनका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो हर व्यक्ति को वो चीज़ चाहिए होती है। तो जब प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सी फूड होंगे उस सी फूड पर बहुत बड़ी जनसंख्या डिपेंड हो जाएगी और ऐसी स्थिति में वह उनका उपभोग करना शुरू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करें और नागरिकों को अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण हमें ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है अपराधों का बढ़ता स्तर। अब अपराधों का बढ़ता स्तर क्यों, अपराध भी बढ़ेंगे, जब जनसंख्या बढ़ती है तो अपराध बढ़ेंगे। और शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो अपराध भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होंगे, शहरी क्षेत्रों में होंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम है, जनसंख्या का दबाव कम है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव कम है तो वहाँ अपराध भी कम ही होंगे। लेकिन शहरी क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या बढ़ती है तो खाद्य पदार्थों में मिलावट भी कहाँ होगी, नगरों में। ग्रामीण क्षेत्रों में होगी ही नहीं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सारी चीज़ें प्योर मिल रही हैं, सब शुद्ध मिल रही हैं। तो सर्वाधिक दबाव कहाँ होगा, सर्वाधिक खाद्य पदार्थों की मिलावट कहाँ होगी, नगरों में। ठीक है, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य कहाँ होगा, तो नगरों में, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, नगरों में। प्रदूषण कहाँ होगा, नगरों में, क्योंकि गाँवों में तो बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ शुद्ध वायु है, वहाँ पॉपुलेशन नहीं है। जहाँ पॉपुलेशन नहीं होगी, जहाँ जनसंख्या नहीं होगी तो वहाँ परिवहन के साधन भी नहीं होंगे। जब परिवहन के साधन नहीं होंगे तो दबाव नहीं होगा, दबाव नहीं होगा तो प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, गंदी वस्तुओं का प्रादुर्भाव कहाँ मिलेगा, नगरों में, क्योंकि जनसंख्या अधिक कहाँ है, नगरों में, कम कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इस तरह से हम इंटरलिंक करके पढ़ रहे हैं ताकि आपको ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या भी समझ में आ जाए और शहरी क्षेत्रों की समस्या भी आपको समझ में आ जाए। तो जब कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न पे इस तरह से आ जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों या ग्रामीण आदिवासियों की क्या समस्या है लिखिए, या नगरीय आदिवासियों की क्या समस्याएं लिखिए, तो आप दोनों को बता के लिख सकते हैं। या जिसका पूछा गया है, ग्रामीण का पूछा गया है तो ग्रामीण की समस्याएं, शहरी समस्या पूछी गई तो शहरी समस्या, नगरीय समस्या ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ में एक और आगे है अपराधों का बढ़ता स्तर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में नगरों में आने वाली जनसंख्या में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, जिससे नगरों में लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ जाता है। ये भी बहुत एक अच्छी बात होती है कि मोस्टली जो माइग्रेट्स हैं या माइग्रेट
करते हैं लोग, प्रवासी जो लोग होते हैं वो मोस्टली पुरुष देखे जाते हैं। ठीक है, पुरुष लोग जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर माइग्रेट करते हैं। ऐसी स्थिति में लिंगानुपात जो शहर का होता है वो बिगड़ जाता है। परिणाम स्वरूप अपहरण, दुष्कर्म, हत्या आदि घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलने या शीघ्र धनवान बनने के लालच में युवा वर्ग समाज कंटकों के चक्कर में आकर थोड़े से रुपयों की खातिर अपराध करने लगते हैं। अपहरण, जेब काटना, चोरी, बैंक लूटना और हत्या जैसी घटनाएं समाचार पत्रों को दूर दर्शन के माध्यम से आए दिन सुनने को मिलती है। पुलिस और प्रशासन ने लगातार चौकन्ना रहने पर भी अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है कि रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, ये लोग गाँवों से निकलकर, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों की ओर आते हैं, लेकिन जब इन्हें भी यहाँ हताशा उत्पन्न होती है, उन्हें वो चीज़ नहीं मिल पाती, जब ये शहरों में आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर, तो वहाँ से एक सपना लेकर आते हैं कि हम अपने लिए ये कार्य कर सकेंगे। लेकिन जब वो नगरों की ओर आते हैं तो उन्हें वो जो चीज़ें सपना होता है वो पूरा नहीं होता दिखता है, तो फिर वो दूसरे पथ पे चले जाते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी करने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ रुपयों के लिए, कुछ पैसा जुगाड़ करने के लिए, लेकिन वो जब नहीं होता तो फिर उन्हें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो दूसरे पथ पर जाना शुरू कर देते हैं। तो अपराधों का जो स्तर है या उनका जो ग्राफ वो भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता एवं सामाजिक सहयोग। सामाजिक कैसा है? सहयोग नहीं, असहयोग है। ठीक है, क्योंकि स्थिति का देखने को मिलती है, स्थिति ये देखने को मिल रही है हमें कि तीव्र सामाजिक आर्थिक विषमता है। ठीक है, तीव्र सामाजिक और आर्थिक विषमता भी है, और सामाजिक स्तर कैसा है? असहयोग जैसा है। तो नगरों में मकानों और संसाधनों की उपलब्धता में अंतर होने से सामाजिक आर्थिक विषमता दृष्टिगोचर होती है। व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होने के कारण सामाजिक सहयोग का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नगरों में सब लोग न्यूक्लियर रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, एक एक मकान में 3-4 लोग रह रहे हैं। ठीक है, जबकि गाँवों में संयुक्त परिवार की एक परिभाषा है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, सब के मकान छोटे छोटे होते हैं और सब एक साथ रहते हैं। जबकि नगरों में ये हमें पैटर्न नहीं देखने को मिलता, नगरों में सब अपना अलग अलग ही रहते हैं। महानगरों में एक तरफ गगनचुंबी विशाल वातानुकूलित इमारतें दिखाई देती है, दूसरी तरफ फुटपाथ पे खुले आसमान के नीचे जीवन संघर्ष दिखाई देता है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि जब हम ये देखते हैं कि एक तरफ तो हम गगनचुंबी इमारतों की बात करते हैं नगरों में ही, और एक तरफ फुटपाथ की बात कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग एक स्थान पर रह रहे हैं, खुले वातावरण में रह रहे हैं, खुले वातावरण में लोग अपने क्रियाकलाप संपादित कर रहे हैं। जबकि नगरों में एक तरफ तो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलती है, वहीं दूसरी ओर आपको देखने को मिलेगा कि जो अर्थव्यवस्था का एक जो अंग होता है उसमें एक तो बहुत ऊंची अर्थव्यवस्था है, अच्छे लोग उसमें रोजगार प्राप्त करते हैं, तो वो ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मजदूर वर्ग है, वो मजदूर वर्ग सड़कों पर निवास करता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं में कमी। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जनसंख्या के अनुपात में चिकित्सा आम जनता तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे व्यक्तियों में समय में पूरी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसे फिर अपने जीवन से हारना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, जो कहीं ना कहीं नगरीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं भी हमने चर्चा की। तो हम यदि उसको इंटरलिंक करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्याएं हैं वह समस्याएं अधिक हो जाती है कहाँ पर? नगरों पर। तो फिर होता क्या है, नगरों की समस्याएं बढ़ती हैं, तो फिर नगरों में लोग एकाएक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, और अंत में हम देखते हैं कि वे अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गंदी बस्तियों की समस्याएं और समाधान। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ कवर हो गया है पूरा, कि जो नगरीय अधिवासियों की समस्या है वो कौन कौन सी होती है, क्यों महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चंस आते हैं तो उस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि नगरीय अधिवासियों की समस्या क्या है, अपने शब्दों में बताइए। तो आप इस तरह के जो 4-5 पॉइंट अच्छे हैं वो आप लिख सकते हैं।
ठीक है। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रामीण अधिवासियों की समस्याएं और नगरीय अधिवासियों की समस्याएं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं और नगरीय अधिवासियों की समस्याएं जो है उन दोनों को अंतर संबंधित करके आप लिखना चाहें तो आप अंतर संबंधित करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के साधनों का अभाव हमने पढ़ा है, स्वच्छ पेयजल नहीं इसका हमने अभाव पढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पढ़ा है, विद्युत आपूर्ति, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना, संचार के साधन उपलब्ध नहीं होना, उच्च तकनीकी क्षेत्रों का उपलब्ध नहीं होना। तो इन सभी को आप फिर नगरों की जो समस्याएं हैं, अत्यधिक जनसंख्या घनत्व है, उन नगरों का आकार बढ़ा हुआ है, गंदी बस्तियों का प्रादुर्भाव है, पर्यावरण प्रदूषण है, उपभोक्ता वस्तुओं का उच्च मूल्य है, ठीक है, अपराधों का बढ़ता स्तर है, स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में कमी है। तो इन सभी को आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और एक बात जरूर लिखनी है कि हर पॉइंट में आप जनसंख्या का स्तर बढ़ा के लिखें। जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ेगी तो बाकी सुविधाओं का जो ग्राफ है वो नीचे की ओर जाएगा। ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस चीज़ एक तरफ कोई चीज़ बढ़ती है तो दूसरी तरफ उसमें कमी आनी निश्चित है, चाहे वह अब ग्रामीण क्षेत्रों में हम क्या देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या जो है वो ऑलरेडी वहाँ से कम हो रही है, ठीक है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, आवागमन सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है, लेकिन जो लोग थे 100 लोग थे उसमें 50 लोग निकलकर नगरों की ओर आ गए, तो नगरों में दबाव बढ़ गया। जब नगरों पे दबाव बढ़ा तो हुआ क्या कि नगरों में जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं और कम हो गई बढ़ने की बजाय, क्योंकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज़ें थी नगरीय अधिवासियों की समस्याओं से संबंधित। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।